नमस्कार। यूपीएससी करंट अफेयर्स के हमारे आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज तारीख है 29 मई 2025 और ये है खबरों का पहला भाग। कुछ टॉपिक्स शायद हमने पहले भी छुए होंगे, तो एक तरह से ये आपका रिवीजन भी हो सकता है। आज हम नज़र डालेंगे रक्षा, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, भूगोल, पर्यावरण, कला संस्कृति और हाँ, साइंस टेक पर भी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत रक्षा से। रक्षा मंत्रालय बीडीएल से करीब 500 इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीद रहा है। ये मिसाइलें क्या हैं और क्या खास है इनमें? हाँ, तो ये इनवार मिसाइलें जो हैं ये असल में T-90 टैंक से दागी जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि हैं तो ये रूसी डिज़ाइन की, मतलब रूसो-बोरन एक्सपोर्ट की, पर भारत में बीडीएल इन्हें लाइसेंस के तहत बना रहा है। अच्छा। लाइसेंस प्रोडक्शन। बिल्कुल। और इनकी खासियत यह है कि ये ERA मतलब एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर वाले टैंकों को भी बेकार कर सकती हैं। लेजर बीम राइडिंग तकनीक है, जैमिंग से बचाव है, टैंडम वॉरहेड है, रेंज करीब 5 किलोमीटर। तो ये लाइसेंसिंग वाली बात अहम है, मतलब आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है, भले ही तकनीक बाहर की हो। सही। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। रॉड टेप योजना, इसके लाभ अब एयर होल्डर्स, ईओयूज और एसईजेड्स के एक्सपोर्ट्स को भी मिलेंगे। ये योजना इतनी जरूरी क्यों है एक्सपोर्टर्स के लिए? हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, पहले MEIS योजना थी, है ना? हाँ। उसे WTO में चुनौती मिली, तो उसकी जगह ये RODTP यानी निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट योजना आई। इसका सीधा सा मकसद है कि एक्सपोर्ट पर जो भी ड्यूटी और टैक्स लगते हैं, जिनका रिफंड कहीं और से नहीं मिलता, वो वापस दिए जाएं, ताकि लागत कम हो। बिल्कुल। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स, मतलब जो सामान भारत में बना है, वो ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। और ये पूरी तरह WTO नियमों के हिसाब से। ये जो छूट है, ये FOB वैल्यू के प्रतिशत के तौर पर ई-स्क्रिप्ट्स में मिलती है। अच्छा, ई-स्क्रिप्ट्स, ओके। हाँ, जिससे वो बेसिक कस्टम ड्यूटी भरने में इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गई। अब नियमों की बात चली है तो राजव्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्टीकरण आया है गिरफ्तारी वारंट पर। कोर्ट ने कहा कि अगर वारंट के साथ गिरफ्तारी हुई है तो गिरफ्तारी के आधार अलग से बताने की जरूरत नहीं। तो एक वैध वारंट होता क्या है असल में? देखिए, वारंट एक लिखित आदेश होता है जिसे जज या मजिस्ट्रेट जारी करते हैं। इसमें कुछ चीजें जरूरी हैं। लिखित होना चाहिए, जारी करने वाले अधिकारी के साइन हो, कोर्ट की मुहर हो, और हाँ, अभियुक्त का नाम, पता और आरोप साफ साफ लिखा हो। ओके। 2 तरह के होते हैं, जमानती और गैर जमानती। पुलिस को वारंट के बारे में बताना होता है, और अगर अभियुक्त मांगे तो दिखाना भी पड़ता है। और बिना वारंट गिरफ्तारी? वो सिर्फ गंभीर, मतलब संज्ञेय अपराधों में हो सकती है, अगर पुलिस के पास उचित संदेह हो। लेकिन वारंट एक तरह की प्रक्रियात्मक सुरक्षा है। ठीक है। अब जरा भूगोल का रुख करते हैं। घग्गर नदी हाल में खबरों में थी, इसकी मुख्य बातें क्या हैं? और घग्गर नदी, हाँ, ये एक मौसमी नदी है, मतलब ज्यादातर सिर्फ मानसून में बहती है। निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश में, फिर हरियाणा से राजस्थान के थार रेगिस्तान में जाके कह सकते हैं खो जाती है। अच्छा। पाकिस्तान में इसी नदी का जो आगे का हिस्सा है उसे हकरा कहते हैं। कुछ इतिहासकार इसे प्राचीन सरस्वती नदी से भी जोड़ते हैं, और इसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता की बस्तियां भी मिली हैं। दिलचस्प। और पहाड़ों की ही बात करें तो माउंट खंगचेनजोंगा, सिक्किम सरकार इसे पर्वतारोहण के लिए बंद करने का आग्रह कर रही है। क्यों और इसकी क्या अहमियत है? माउंट खंगचेनजोंगा भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। 8,586 मीटर। ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, पूर्वी हिमालय में। नाम का मतलब है बर्फ के 5 खजाने। 5 खजाने। हाँ, असल में ये स्थानीय समुदायों के लिए एक पवित्र शिखर माना जाता है। तो शायद यही वजह है कि सिक्किम सरकार इसे पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों से बचाना चाहती है। पास में खंगचेनजोंगा नेशनल पार्क भी है। समझ आता है। अब पर्यावरण पर आते हैं। दिल्ली में जो हाल में तूफान आए, उन्हें बो इको कहा गया। ये बो इको क्या चीज है? सुनने में बड़ा अजीब है। हाँ, बो इको, ये असल में रडार पर दिखने वाला एक पैटर्न है। जब तूफानों की एक लाइन, जिसे स्क्वॉल लाइन कहते हैं, धनुष यानी बो के आकार में मुड़ जाती है। अच्छा, धनुष के आकार में। हाँ, ये बनता कैसे है? तूफान से जो बारिश होती है उससे हवा ठंडी होकर तेजी से नीचे आती है और फैल जाती है। ये गस्ट फ्रंट बनाती है जो आगे की गर्म नम हवा को ऊपर उठाता है, जिससे और नए तूफान बनते हैं। और पीछे से जो तेज हवा का फ्लो आता है वो इस पूरी लाइन को बीच से आगे धकेल देता है, जिससे ये धनुष जैसा दिखने लगता है। ओह। और हाँ, ये अक्सर बहुत तेज हवाओं से जुड़ा होता है। खतरनाक लगता है। अच्छा, समुद्री पर्यावरण की बात करें तो 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस था।
ये डुगोंग, जिन्हें समुद्री गाय भी कहते हैं, इनकी क्या स्थिति है भारत में? डुगोंग, हाँ, भारत के एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनधारी हैं। ये आपको अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, इन इलाकों में मिलेंगे। इनका ठिकाना है समुद्री घास वाले उथले पानी। दिक्कत यह है कि इनकी आबादी घट रही है, इनके रहने की जगह कम हो रही है। तो संरक्षण की क्या स्थिति है? IUCN की रेड लिस्ट में ये सुभेद्य यानी वल्नरेबल हैं। साइट्स के परिशिष्ट आई में और हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची आई में भी है। मतलब इन्हें सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त है। जरूरी भी है। चलिए अब कला और संस्कृति। राजस्थान की केयर सांगरी तो GI टैग मिला है। ये केयर सांगरी है क्या? केयर सांगरी एक बहुत ही खास राजस्थानी सब्जी या व्यंजन कह लीजिए। ये थार रेगिस्तान में उगने वाले खेजड़ी पेड़ की फलियों, सांगरी और केयर नाम के पेड़ की बेरी से बनता है। अच्छा, खेजड़ी पेड़, वो तो बिश्नोई समुदाय के लिए बहुत पवित्र है। बिल्कुल। इसे बनाने का तरीका भी अलग है, थोड़ा धीमा। पहले भिगोना, फिर उबालना, फिर मसालों के साथ पकाना। स्वाद भी इसका एकदम अलग होता है, खट्टा, मसालेदार। और GI टैग मिलने का मतलब है कि इसकी खासियत, इसकी भौगोलिक पहचान और क्वालिटी को अब कानूनी मान्यता मिल गई है। ये 10 साल के लिए वैध होता है। बढ़िया। और कला में गोंड और मधुबनी पेंटिंग के कलाकार हाल ही में राष्ट्रपति भवन के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इन दोनों लोक कलाओं में क्या मुख्य फर्क है? दोनों ही बहुत खूबसूरत और महत्वपूर्ण हैं। मोटा मोटा फर्क देखें तो गोंड पेंटिंग मुख्य रूप से मध्य भारत की है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ वगैरह। इसमें आपको प्रकृति, लोक कथाएं, जानवर ज्यादा देखेंगे और हर गुण कलाकार का अपना एक खास पैटर्न होता है, डॉट्स और लाइंस का। और मधुबनी? मधुबनी, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, ये बिहार की है। इसमें ज्यादातर हिंदू पौराणिक कथाएं, खासकर रामायण के दृश्य, रोजमर्रा की जिंदगी, त्योहार दिखते हैं। इसमें बहुत बारीक रेखाएं होती हैं, डबल आउटलाइनिंग होती है और ज्यामितीय पैटर्न का खूब इस्तेमाल होता है। दोनों में ही पारंपरिक रूप से तो प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता था, पर अब कागज, कैनवस पर एक्रिलिक रंगों से भी बनती हैं। दिलचस्प तुलना है। और अंत में विज्ञान की दुनिया से भारतीय वैज्ञानिक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर यानी LHC के प्रयोगों में शामिल थे, जिन्हें 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है। ये ब्रेक थ्रू पुरस्कार क्या है? इन्हें अक्सर विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है। अच्छा। हाँ, ये काफी प्रतिष्ठित हैं। ये जीवन विज्ञान, मौलिक भौतिकी और गणित के क्षेत्र में बड़ी सफलताओं के लिए दिए जाते हैं। इनकी शुरुआत 2013 में हुई थी। मार्क जुकरबर्ग, सर्गे ब्रिन जैसे टेक दिग्गजों ने मिलकर की थी। पुरस्कार राशि भी बहुत बड़ी है, $3 मिलियन। इनका मकसद विज्ञान का जश्न मनाना और अगली पीढ़ी को प्रेरित करना है। बहुत बड़ी बात है। तो आज हमने इनवार मिसाइल जैसी रक्षा तकनीक से लेकर रॉडेटेप जैसी आर्थिक नीति, गिरफ्तारी वारंट की कानूनी बारीकियां, घग्गर नदी और बोईको जैसी भौगोलिक और पर्यावरणीय घटनाएं, केर सांगरी और लोक कला जैसे सांस्कृतिक पहलू और ब्रेक थ्रू पुरस्कार जैसी वैज्ञानिक उपलब्धियों तक कई अहम अपडेट्स देखे। ये सभी UPSC की तैयारी के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसे केर सांगरी को GI टैग मिला, क्या इस तरह के टैग से सिर्फ उत्पाद को पहचान मिलती है या इससे उन स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों पर भी कोई वास्तविक गहरा असर पड़ता है जो पीढ़ियों से इन्हें बना रहे हैं? इस पर शायद और सोचने की जरूरत है। बहुत अच्छा पॉइंट है। इसी के साथ 29 मई भाग 1 का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। ऐसी ही और क्यूरेटेड जानकारी के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।